हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा चैप्टर 1 में एक टॉपिक रहता है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता था। बाबू फटाफट से रीड करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, 2 से 3 मिनट लगेंगे और फिनिश करते हैं इसको। बेटा मैं पेज नंबर 10 पर हूँ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रीड कर रहा हूँ एनसीईआरटी से एक बार, और उसके बाद बेटा हम इसके ऊपर मैटर लिखते हैं कुछ ना कुछ। बेटा बोलता है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज। बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अगर 1 मार्क में आ जाए तो ये समझ में आ गया क्या लिखना है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से क्या समझते हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है बेटा, कहता था एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स which was usually remained at a high of 70 to 75%, while the manufacturing and the service sector accounted for only 10 and 15 to 20% respectively. बेटा बाकी बातें मेरे लिए काम की नहीं है, चाहे आप पढ़ दो, इसमें बाकी कुछ भी काम का नहीं लिखा गया। सामने देखना मेरी तरफ। बेटा इसने बोला एग्रीकल्चर सेक्टर, या तो आप इसको प्यार से एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते रहो। बेटा करेक्ट वर्ड इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बेटा 70 to 75% पॉपुलेशन एंगेज थी बेटा, ठीक है ना बेटा। और बोलता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग बोल दो बस, बट बेटा करेक्ट वर्ड है सेकेंडरी सेक्टर। बेटा सिर्फ 10% पॉपुलेशन, क्योंकि कोई इंडस्ट्री होती नहीं थी बेटा। और बेटा देन सर्विस सेक्टर प्यार से, वैसे बेटा टर्शरी सेक्टर कितना बेटा 15 से 20% पॉपुलेशन। ये था हमारा ऑक्यूपेशनल सेक्टर, ये था हमारा स्ट्रक्चर। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, अगर आप स्ट्रक्चर देख लोगे ना तो हद से ज्यादा अनबैलेंस्ड है बेटा। उस देश के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को बैलेंस कहा जाता है जहां बेटा हर सेक्टर इक्वली इमर्ज कर रहा हो। दूसरी बात बेटा आपको बता देता हूं, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने ना फोकस हमेशा इसको किया था। आप एक भी डेवलप्ड कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उठा के देखना, मैं पढ़ाऊंगा अभी, लिखवाऊंगा अभी आपको नोट्स में बेटा, एक ने भी कभी भी बेटा फोकस नहीं करा प्राइमरी सेक्टर को। क्योंकि बेटा जितने लोग यहां पर एंगेज्ड होते हैं ना बेटा, वो सब रूरल एरिया में ही रह जाते हैं। एग्रीकल्चर इज क्लोजली लिंक्ड विद द रूरल एरिया। आप बाहर नहीं निकल पाते कभी वहां से बेटा, ठीक है ना कहीं बेटा बैकवर्ड ही रह जाते हो आप, ठीक है ना। चाइना ने सबसे ज्यादा फोकस किया था बेटा अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, और बेटा बहुत जल्दी डेवलप्ड नेशन में आ गया। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, चाइना को इंडिपेंडेंस इंडिया के भी बाद मिली है और वो डेवलप्ड हो गया, जबकि उसकी पॉपुलेशन हमारे से भी ज्यादा थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने यहां फोकस किया बेटा, और आप यहीं पड़े रहे बेटा। और आपको बता देता हूं इंडिया के साथ एक और सबसे बड़ी कमी, बेटा आपने फोकस करा प्राइमरी सेक्टर पर, ठीक है ना। जब आपने धीरे धीरे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस करने शुरू करे ना, आपकी पॉपुलेशन कभी यहां गई नहीं, सीधा यहां से यहां शिफ्ट हो गई। जबकि बाकी सारी डेवलपिंग कंट्री क्या करती थी, डेवलप्ड होने के लिए आपको बेटा फोकस जरूर करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। आप यहां फोकस करोगे बेटा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को बेटा ये जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है, ठीक है ना। ये तो जॉब छीनने का काम करता है, यहां सारी टेक्नोलॉजी का यूज है। और इंडिया जैसे देश में ना बेटा, आपको पता होना चाहिए, जो हमारी इकोनॉमी हमने ब्रिटिशर से इनहेरिट की है ना बेटा, उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी, है ना, लेबर सरप्लस इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है वो लेबर सरप्लस इकोनॉमी है बेटा। हमें क्या करना है बेटा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, जो हम कर नहीं पाए। हम प्राइमरी सेक्टर से सीधा शिफ्ट हो गए हैं टर्शरी सेक्टर पर, कभी हमने फोकस ही नहीं करा सेकेंडरी सेक्टर को, तभी हम डेवलपिंग के डेवलपिंग है। खैर इतना मुद्दा क्लियर हुआ आपको। बाबू 3 हेडिंग लिखनी है मुझे अलग अलग। पहले लिखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। टॉपिक का नाम है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा फर्स्ट बुलेट लिखना, अभी जनरल बात लिखवा रहा हूं मैं। फर्स्ट बुलेट लिखना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स
occupational structure means distribution of workforce. Occupational structure means distribution of workforce across different industries and sectors. Occupational structure means division of workforce across different sectors and industries. बेटा सेकंड बुलेट में टेबल बनाना, ये याद रखना है बेटा बाय हार्ट, ये स्टैट्स याद होने चाहिए, एनसीईआरटी में दिया गया स्टैट है बेटा ये। जैसे रेलवे सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये तो थी ना उस टाइम पर भी, ठीक है ना। पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज, ये थी उस टाइम पर भी। ओके बात इतनी, लिखा इतना। अब फर्स्ट हेडिंग लिखो, मेरे हिसाब से टॉपिक अब शुरू हुआ है बेटा, मैं एनालिसिस कर रहा हूं बेटा इसका। पेपर में एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको नहीं पता लेकिन मैं बता रहा हूं आपको बेटा। उन्होंने ये दे दिया एक टेबल बनाकर कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करता था, एनालिसिस कर दो इस पे 4 नंबर, ठीक है। तो मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि मैं इससे क्या समझता हूं, ठीक है जी। फर्स्ट हेडिंग लिखना एग्रीकल्चर, हाइफन करके लिखना द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, ये हेडिंग है पूरी। एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। लिखो जी फर्स्ट बुलेट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 70 to 75% of the population, 70 to 75% of the population was engaged in agriculture. 70 to 75% of the population was engaged in agriculture. Second bullet, as compared to the developed countries, as compared to the developed countries, the population engaged was quite high, because in USA and England, only 2% of the population, and in Japan only 12% of the population was engaged in agriculture. 12%, only 12% was engaged in agriculture. है बेटा, and in Japan 12% of the population was engaged in agriculture. सर देख लो, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करा रहा हूं, हम 70 से 75% और वो 2%। उनका फोकस का एरिया क्या है बेटा? सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, और हमारा फोकस का एरिया क्या है? कभी आज तक भी बाहर नहीं निकल पाए बेटा। आज भी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज्ड है इंडिया की एग्रीकल्चर में, 50%, and it is closely linked with the rural areas.
तो समझ सकते हो आप। सेकेंड हेडिंग लिखना है बेटा इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हाइफन करके लिखना एन इनसिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन, एन इनसिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन। Industries and insignificant occupation. Only 10% of the population, only 10% of the population was engaged in industries as compared to the developed nation, as compared to the developed nation. Our industries was at the infant stage. Our industries at the infant stage. Infant मतलब बच्ची है, infant stage. नेक्स्ट बुलेट में लिखना इन यूएसए 32%, कॉमा इन इंग्लैंड 42% एंड इन जापान 38% was the population, sorry 38% of the population was engaged in industrial sector. In USA 32%, in England 42%, in Japan 38% of the population was engaged in industrial sector. Third main heading unbalanced growth. Unbalanced growth. First bullet लिखना growth is said to be balanced growth is said to be balanced when all the sector of an economy are equally developed. When all the sector of an economy are equally developed. Second bullet, but in India, secondary and tertiary sector were at infant stage. लिखने के बाद सामने देखना बेटा, मैंने एनालिसिस कर दिया, मैं आपको बता देता हूं। मैंने एक पॉइंट इस पर चिपकाया, एक पॉइंट इस पर चिपकाया और एक पॉइंट इस पर चिपकाया, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट में मैंने साथ साथ बेटा ये बता दिया कि इंडिया की ग्रोथ बैलेंस नहीं थी। अगर आप देखोगे ना बाकी कंट्रीज, उनका बेटा स्ट्रक्चर पता है दिखने में कैसा होता है, 30% यहाँ एंगेज्ड है, 40% यहाँ एंगेज्ड है, 30% यहाँ एंगेज्ड है। बोला जा सकता है बैलेंस है यार। इक्वली उन्होंने अपनी वर्कफोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा अक्रॉस ऑल द सेक्टर। या 40 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ निभ जाएगा, 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, 40 यहाँ निभ जाएगा भाई, ठीक है ना। 33 यहाँ है, 40 यहाँ है, 27 यहाँ है, तब भी निभ जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ हालात देखो, यहाँ किसी भी तरीके से ये नहीं बोला जा सकता कि कोई बैलेंस हो सकती है कोई चीज, ठीक है ना। एक बार आप फटाफट से ये टॉपिक रीड करेंगे, हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से देखो बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम बच्चों, बाय बाय।